Hello, Assalamualaikum bete. How are you? Hope you're doing well and great. So today we will discuss about our another topic, our another concept, and that is all about क्वेश्चन है. लास्ट क्लास में बेटा हमने पॉजिटिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म के बारे में बात की थी और उसको जो है तमाम एस्पेक्ट से समझा था. आज की क्लास जो है बेटा वो क्वेश्चनर के हवाले से और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. इंशाल्लाह आप बोर नहीं होंगे और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस टॉपिक को समझने में और इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन के हवाले से आप काफ़ी कुछ सीखोगे इसमें. अच्छा बेटा, सबसे पहले जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा रिसर्च के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंसर्न आता है जो कि होता है क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम डाटा लेते हैं. क्वेश्चन के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है, तो ये इट्स अ मेन प्रोसेस ऑफ एनी रिसर्च मेथड, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो. ठीक है. अच्छा बेटा, क्वेश्चन के अंदर जो है बेटा दो तरह के जो है वो क्वेश्चन देखे जाते हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है अक्सर ना. फर्स्ट वन इज अबाउट open-ended questionnaire, and second one is about close-ended questionnaire. ठीक है मेरा बेटा. open-ended questionnaire, close-ended questionnaire. ठीक है. open-ended questionnaire is used for qualitative research. क्वालिटेटिव जी. तो बेटा बेसिकली हम बात कर रहे थे इन ओपन एंडेड क्वेश्चनर वी यूज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड, राइट. वी यूज in open-ended questionnaire we use qualitative research method, and for close-ended questionnaire we use quantitative research methods. Very good. Quantitative research methods. ठीक है मेरा बेटा. तो ये चीज़ हमारी एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हमने क्रिएट कर ली. जहाँ भी ओपन एंडेड क्वेश्चनर का जिक्र आएगा तो हमारे जहन में फौरन ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ किया जा रहा है बिकॉज द रिसर्चर यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन रादर देन. जब भी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड का जिक्र आएगा तो हमारे जहन में फौरन क्लिक करना चाहिए. हम क्लोज एंडेड जहाँ भी हमारे जहन में क्लोज एंडेड क्वेश्चन नजर आएंगे हमारे जहन में फौरन क्लिक करना चाहिए कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. ठीक है बेटा. तो ये सिंपल सी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है. ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं. क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब बेटा क्या है बेसिकली मज़ीद इसमें बात करें तो हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ किया जाता है और ये लैंग्वेज बेस्ड होता है. लैंग्वेज बेस्ड. ठीक है. BASED लैंग्वेज बेस्ड. ठीक है बेटा. तो जहाँ भी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है बेटा वो लैंग्वेज बेस्ड रिसर्च की जा रही है, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे. अब इसमें हम बेटा बात करेंगे आगे कि ओपन एंडेड में लैंग्वेज बेस पे किस तरह से बात की जाती है. ठीक है. तमाम चीज़ें जहाँ पे बेटा हम बात करेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वहाँ पे आगे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स. ठीक है. तो यहाँ पे बेटा क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या है, अ रॉ ऑफ नंबर ऑफ परसेंटेजेस रेट प्रोपोर्शन, यानी कि बेटा बेसिकली क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी. ठीक है. तो क्वांटिटी से रेलिवेंट अ रॉ नंबर परसेंटेजेस रेट प्रोपोर्शन. यानी कि मेरा बेटा एक सेकंड में पहले लिखवा लूँ फिर मैं बता दूँ. यानी कि मेरा बेटा जो हमारी रिसर्च की जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च जब मेथड्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चनर को यूज़ करते हैं. क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स को यूज़ करते हैं. तो बेटा उसके अंदर जो MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई बात लिखी हुई है, कोई स्टेटमेंट है जिस पे आपको 4 से 5 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे. उसके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो आप जिस ऑप्शन पे आप इजी टू गो होगे आप उस पर टिक कर दोगे. ठीक है. यानी कि क्लोज एंडेड है. क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं इसमें बेटा कि आंसर्स मौजूद होंगे आपके पास, आपने सिर्फ अपनी आसानी से एक को चूज करना है. लाइक चूज द बेस्ट आंसर होते हैं बेटा इन इजी वर्ड्स. ठीक है. वहीं पे बेटा अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की तो यहाँ पे बेटा बेसिकली एक कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है. ठीक है. उस पर आपको 2 से 3 लाइन्स दे दी जाएंगी. डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आंसर्स होते हैं.
ठीक है मेरा बेटा। डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आंसर होते हैं इन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स, जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड आंसर्स होते हैं, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हो, ठीक है। और जहाँ भी बेटा आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस देखोगे, आपको पता चलेगा कि एक क्वांटिटेटिव रिसर्च की जा रही है, वहाँ पे बेसिकली एक स्टेटमेंट मौजूद होगी जिस पे कुछ ऑप्शन होंगे, कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं बेटे, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस मौजूद होंगे उस स्टेटमेंट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उसके आप अपनी आसानी से जो भी आप जिस तरह पे भी आप अप्लाई करते होगे वहाँ पे आप जो है वो टिक कर दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया, मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च थी, मैं क्वालिटेटिव का ही बताती हूँ, पहले मैं क्वांटिटेटिव पे बात कर लेती हूँ। बेटा मेरी रिसर्च उस पर ज़्यादा, मैंने उस पर काम किया तो मुझे उसका ज़्यादा अभी एग्जैक्ट जहन में आ जाएगा। सबसे पहले बेटे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया मेरे सामने, मैंने बनाया बेसिकली, या मेरे सामने आया आप कह सकते हो, या आपके सामने आया, एक सेकेंड। डेमोग्राफिक क्वेश्चंस भी होते हैं। सबसे पहले तो अपने डेमोग्राफिक क्वेश्चंस ही होते हैं, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर जेंडर, ये तो हमारे होते हैं, ये डेमोग्राफिक क्वेश्चंस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। बट जो आपके टॉपिक, जो आप टॉपिक चूज करते हो उसके हिसाब से आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, ये आपका क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन में डिसाइड करते हो उस चीज़ के हिसाब से, पर आप क्वेश्चन बनाते हो। अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड लिया है तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं बना सकते, और अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड चूज किया तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है मेरा बेटा। एक second। जैसे कि बेटा एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, हु, अच्छा मेरा टॉपिक था ना बेटा, बेसिकली क्या टॉपिक था मेरा, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ मैरिड वर्किंग वुमेन। तो उससे रेलिवेंट एक सवाल है, जैसे कि जो कि मैंने तमाम वर्किंग वुमेन और हाउस वाइफ से ही किया। सिर्फ मेरा जो टारगेट पॉपुलेशन थी वो मेरी टीचिंग प्रोफेशन थी, जो कि टीचिंग प्रोफेशन हाउस वाइफ प्लस वर्किंग वुमेन्स हैं, लेकिन हाउस वर्किंग वुमेन्स तो हैं ही वो टीचर्स, हाउस वाइफ भी हैं, तो क्या उनको हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं, क्या करने पड़ रहे हैं, उसके ऊपर मेरी रिसर्च थी, ठीक है बेटा। तो सबसे एक ऐसे क्वेश्चन है, हु प्रिमरली परफॉर्म्स केयर गिविंग, सेल्फ, स्पाउस, शेयर्ड इक्वली, अदर फैमिली मेंबर्स, पेड हाउस हेल्प। सवाल ये है बेटा बेसिकली कि बच्चों का ख्याल कौन रख रहा है घर में, आप खुद रख रहे हो, आपका पार्टनर रख रहा है, आपने इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर की हुई है, कोई दूसरा फैमिली मेंबर है आपके घर में जो ख्याल रख रहा है, लाइक दादी, नानी वगैरह, या फिर आपने कोई पेड हाउस हेल्प रखी है। तो ये यानी कि जो आपको बहुत सारे होंगे बेटे जो कि स्पाउस से हेल्प ले रही होंगी, ठीक है, बहुत सारी होंगी जो कि जिनके पास दादी, जिनके पास सास का सपोर्ट होगा या नन का सपोर्ट होगा, तो वो लोग अदर फैमिली मेंबर्स पे टिक कर देंगे। कोई खुद कर रहा होगा तो वो सेल्फ पे करेगा। बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन्स होती हैं बेटा जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता, उन्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है, सेल्फ मेड होती हैं वो खवातीन, वो बाहर भी जाके काम कर रही होती हैं, घर में भी काम कर रही होती हैं, ठीक है, और बच्चे भी देख रही होती हैं, उनका खाना पीना सब कुछ कर रही होती हैं, तो वो फिर सेल्फ पे करेंगी, ठीक है। अगर आपने पेड हाउस हेल्प रखी हुई है, बहुत सारे लोग पेड हाउस हेल्प रखते हैं, वो पेड हाउस हेल्प पे टिक कर देंगे। तो ये बेटा बेसिकली दिस इज व्हाट आई मीन, बट विच टाइप ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स लुक लाइक, किस तरह के क्वेश्चनर्स क्लोज एंडेड क्वेश्चनर्स हमें नजर आते हैं, ठीक है, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा कल्चरल बैकग्राउंड लिख दिया, जो अर्बन का है वो अर्बन लिख देगा, जो रूरल का है वो रूरल लिख देगा। दो ही कल्चरल बैकग्राउंड हो सकते हैं ना बेटा हमारे पास, या तो अर्बन एरिया से हो गया आप, या तो रूरल एरिया से हो गया। अर्बन एरियाज इट्स ऑल अबाउट सिटीज एंड लाइक कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, दीज आर like top notch cities in our country like Multan, Faisalabad as well. Rather than rural areas all about के like रहीम यार खान एंड बेटा ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं हमारे पास, साहेवाल, चकवाल, खानेवाल, ये रूरल एरियाज से है ना। तो ये बेटा बेसिकली जो लोग रूरल एरियाज से होंगे वो रूरल एरिया पे टिक कर दिया होगा उन्होंने, जो लोग अर्बन एरिया से होंगे उन्होंने अर्बन एरियाज पे टिक किया होगा। तो ये है, ठीक है। तो इस तरह के बेटा हमारे पास कुछ क्लोज एंडेड आंसर्स होते हैं जिसके थ्रू बस आपने उसी के अंदर ही आपने करना होता है, आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते, ठीक है। ये बेसिकली क्या रिसर्च हो रही है बेटा, एक अनबायस्ड रिसर्च हम करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज अनबायस्ड रिसर्च, एक फैक्ट ढूंढने की तलाश पर, आपको एक फैक्ट ढूंढ रहे हो तो अब इन क्वेश्चन से थ्रू बेटा जितने भी लोगों से हम डाटा लेते हैं, जो भी हमारा सैम्पल साइज रहता है, जिन लोगों से हम डाटा लेते हैं, उन लोगों से डाटा लेने के बाद हम उन हाइपोथेसिस को जो कि हमने अपने क्वेश्चंस में यूज़ किए होते हैं उनको टेस्ट करते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू, डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड्स के थ्रू,
ठीक है, फिर जो है एक वैल्यू जो है जनरेट होती है और फिर पता चलता था कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो उससे जो है हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी ज़्यादा लाइक हायर द वर्कलोड, हायर द स्ट्रेस अमंग वुमेन, या हायर द हेल्थ इश्यूज अमंग वुमेन, ठीक है, तो वर्किंग वुमेन, ठीक है, इस तरह से। आई होप बेटे कि थोड़ा समझ में आएगा। थोड़ा सा क्वालिटेटिव रिसर्च की अगर बात करें बेटा, तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स जो होते हैं, इसके जो ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स होते हैं। ओपन एंडेड किस तरह से होते हैं मेरे बेटा, कि जैसे एक स्टेटमेंट लिखी हो, बट डू यू लाइक आपकी कोई पर्सनल हॉबी के बारे में, मतलब कोई हॉबी, पर्सनल क्या हॉबी के बारे में उन्होंने पूछा है, व्हाट्स योर हॉबी। अब आप उसमें लिखोगे माय फेवरेट हॉबी इज डूइंग वर्कआउट एंड आई यूज्ड टू डू वर्कआउट 5 days a week, इट्स लाइक आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर माय वर्कआउट। तो ये बेटा हो जाता है लैंग्वेज बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड आंसर। अगर कोई इंसान वर्क फिटनेस पे रिसर्च कर रहा है, तो वो बेसिकली अ, क्या कहते हैं, इस तरह से लोगों के ओपिनियंस लेने के लिए वो क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएगा। क्वांटिटेटिव पे भी जा सकते हैं, कोई मस्त, दोनों आप रिसर्च किसी भी टॉपिक पे आप कर सकते हो, बट आप किस चीज़ में कन्वीनियंट हो। आपको क्वालिटेटिव रिसर्च पसंद है, आप उसमें ज़्यादा ईजी हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च पसंद है, उसमें ज़्यादा ईजी हो। देखो, मुश्किल बेटा दोनों ही है, रिसर्च क्वालिटेटिव हो या क्वान्टिटेटिव। ऐसा नहीं कि क्वालिटेटिव में हमारे पास सैंपल साइज कम होता है तो हमारी जान छूट जाएगी, या क्वांटिटेटिव में सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होता है तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। नहीं, दोनों की अपनी अपनी हर्डल्स हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज बेस्ड है, यहाँ पे आपको बायसनेस हो जाती है, आपको रिजल्ट और कंक्लूजन में बायसनेस शो करनी पड़ती है, क्योंकि एक अनबायस्ड आपको जो है वो एक अनबायस्ड ओपिनियन तो नहीं मिलता। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, आप उस हिसाब से रिसर्चेस को जो है अपने आप से जो है वो इंटरप्रिटेट करके आप आंसर्स और कंक्लूजन्स दे रहे होते हैं। तो मुश्किल है बेटा, आसान ये भी नहीं है। और बेसिकली क्वांटिटेटिव में भी टाइम टेकन बहुत होती है। क्वांटिटेटिव ज़ाहिर है, अगर आपके 200 पॉपुलेशन, आपका सैंपल साइज 200 है, तो वो आपको, मतलब आपको रोज तो नहीं डाटा मिल सकता। मतलब मेरा भी बेटा ऐसा था कि मैं जाती थी तो मुझे मुश्किल से कहीं से 5 रिस्पॉन्डेंट मिल गए, फिर मैं किसी कॉलेज में गई, वहाँ से 5 मिल गए, ऑनलाइन से कर रही हूँ तो वहाँ से 5 रिस्पॉन्डेंट आ गए, वहाँ से 10 आ गए, दिन के 15 आ गए ऑनलाइन। तो ये टाइम टेकन होता है। बट द थिंग इज के जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है और आप जो अपना वाइवा वगैरह सब दे देते हो, तो फिर आप काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाते हो, ठीक है बेटा। तो बेसिकली लेकिन ये है कि हार्ड वर्क तो हर चीज़ ही मांगती है। ऐसा नहीं कि आप ये वाला मेथड ले लोगे तो ये आसान है, जान छूट जाएगी, ये वाला नहीं लोगे तो उसमें मुश्किल है। दोनों ही अपनी अपनी जगह जो है हार्ड वर्क मांगती हैं, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड करती हैं, ठीक है बेटा। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स को यूज़ किया जाता है, जो कि लैंग्वेज बेस्ड होते हैं। कोई भी सवाल आपसे किया जाएगा और उस पर आपका ओपिनियन मांगा जाएगा, आपका नज़रिया मांगा जाएगा। बहुत सारे लोगों को बेटा एक्सरसाइज करना पसंद है, बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना नहीं पसंद है। तो बेटा बेसिकली वो जो उन्होंने टारगेट पॉपुलेशन ली होगी, उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो वर्कआउट कर देंगे, तो बहुत सारे नहीं करते होंगे, कुछ कभी कभी करते होंगे। तो वो अपने हिसाब से ज़ाहिर है उस चीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव में अगर बात करेंगे बेटा, तो वो ऑप्शंस मौजूद होंगे, वो सिर्फ ऑप्शन की हद तक ही सिर्फ आंसर कर सकते हैं। अपना ओपिनियन अपनी लैंग्वेज बेस्ड पे वो लैंग्वेज बेस्ड आंसर वो नहीं दे सकते, ठीक है मेरा बेटा। आई होप कि अब तक आपको बेटा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चनर के हिसाब से, के हवाले से तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और काफ़ी हद तक आपको आपकी क्लैरिटी आ गई होगी कि व्हाट इज मेंट बाय ओपन एंडेड क्वेश्चनर एंड व्हाट इज मेंट बाय क्लोज एंडेड क्वेश्चनर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे मजीद इसके बात करूँगी मैं आपसे। अच्छा, ठीक है। अब इसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी हमने ओपन एंडेड क्लोज एंडेड की बात की थी, ठीक है। इसके अंदर भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स आते हैं। दो तरह के क्वेश्चनर्स तो होते हैं, लेकिन टाइप्स में भी पूरे डिफरेंट तरीके के, जिस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो दो तरह के क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर, तो इसमें बेटा दो तरह के क्वेश्चनर होते हैं। एक होते हैं पोस्टल क्वेश्चनर, दूसरे होते हैं बेटा रिसर्च एडमिनिस्ट्रेट क्वेश्चनर्स होते हैं। जैसे इसको देखिए, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेट, मैं अभी एक एक करके उसको समझाती हूँ, ठीक है बेटा। पोस्टल क्वेश्चनर कह सकते हो आप बेटा। पोस्टल क्वेश्चनर इज अबाउट कि लाइक प्री कोडेड क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम क्लोज एंडेड कहते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। पोस्टल क्वेश्चनर्स बेटा बनी कि आपने
जो है बेटा पहले ज़माने में क्या चीज़ थी कि ना ये जो डाकिया वगैरह का सिस्टम होता था, ये जो हमारे खत के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू किया जाता था, डाक क्या कहते हैं उसको, डाकिया सिस्टम जो होता है बेटा, एग्जैक्टली मुझे ध्यान में नहीं आ रहा वर्ड, सॉरी। तो उसके थ्रू जो है बेटा वो भेज भेज दिया जाता था बहुत सारा। अब जिसको मिल रहा है मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा, टाइम टेकन बहुत होता है। ठीक है। तो अब आसानी क्या है बेटा कि पोस्टल क्वेश्चन के अंदर एक तो बेसिकली बेटा एक पोस्टल क्वेश्चन जो होता है ये बेसिकली बेटा प्री कोडेड क्वेश्चंस होते हैं। प्री कोडेड वो जब हम पीछे समझ कर आए, क्लोज एंडेड आंसर्स, प्री कोडेड क्वेश्चंस। मैं आपको बेटा दिखा देती हूँ दफा ना कि किस तरह के होते हैं। अब मुझे ना वो ज़रा एक सेकंड बेटा मुझे देना, मैं ज़रा वो फोल्डर ओपन कर लूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड जी मेरा बेटा। तो ये है बेटा बेसिकली हमारे प्री कोडेड, यानी कि आप इन्हें कह सकते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ये है बेसिकली मेरा क्वेश्चन है बेटा, जिसके अंदर से पहले डेमोग्राफिक क्वेश्चन है, व्हाट्स योर एज, व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, फिर टाइप ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ये बेटा बेसिकली आपके ये तो दो क्वेश्चन हर रिसर्च में यूज होते हैं, एज, जेंडर वगैरह। ठीक है। अगर जेंडर का बेटा बेसिकली जाहिर है, अगर आप एक ऐसी रिसर्च करो जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो फिर तो ये है कि आप ये सवाल डालोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी रिसर्च ही सिर्फ फीमेल के लिए, तो आप उनसे पूछ के क्या करोगे, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाएगा फिर रूल में। तो वो एक टाइम ज़ाया करने वाली बात। तो बेसिकली अब बेसिकली मैंने रिसर्च ही फीमेल से कर रही थी क्योंकि मेरा टॉपिक ही ऐसा था, वर्किंग वुमेन्स। वुमेन्स आ गई तो वुमेन्स ही से लेना है, तो फिर जेंडर वाला सवाल बनाने का तुक नहीं बनता ना बेटे, तो इसलिए वो सवाल नहीं है। वरना अगर बेटा ऐसा टॉपिक हो जो कि दोनों पे इम्प्लीमेंट हो, मेल और फीमेल फीमेल पे, जैसे बेटा फिटनेस से रेलिवेंट अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उस अगर वो टॉपिक है तो फिर तो जाहिर है मेल और फीमेल दोनों ही एक्सरसाइजेस करने वाले लोग होते हैं ना। तो अगर मेल भी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा फीमेल्स भी कर रही होती हैं, मेल और फीमेल नहीं भी कर रहे होते, तो वो वहाँ पे बेटा बेसिकली जेंडर वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो ये डिपेंड भी करता है कि आपका टॉपिक किस तरह है, उस टॉपिक के हवाले से ही आप बेटा वेरिएबल्स चूज करते हो, और आपका क्वेश्चन है भी फिर उसी हिसाब से जनरेट होता है। अब देखो बेटा बेसिकली एज भी हमने ऐसी एज रखी है जो कि टीचिंग वर्किंग वुमेन्स के हवाले से आप देखोगे कि 26 के बाद ही जाहिर है आप जो है वो टीचिंग प्रोफेशन में प्रोफेशनली जाते हो। ठीक है। अगर आप मास्टर्स के भी टीचर हो किसी कॉलेज में या किसी कॉलेज के अंदर, तो आपकी एज जो है वो 26 to 30 के अराउंड ही होगी, 22 23 इस तरह की एज नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। तो बेटा बेसिकली हमने एज एज गैप भी फिर उसी हिसाब का एज कोहर्ट्स जो है वो उसी हिसाब से चूज किए। ठीक है। तो ये वाला चीज़ फिर वही आगे बेटा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये तमाम चीज़ें। तो ये होता है बेटा बेसिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है ये। ठीक है मेरा बेटा, ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इसके अंदर ये बेसिकली प्री कोडेड आंसर्स हैं, ये स्केलिंग्स हैं बेटा, ये भी मैं अभी बताऊंगी बाद में आपको। ये होते हैं प्री कोडेड आंसर्स। ठीक है। पहले से जो है आंसर मौजूद है, बस आपने अपनी आसानी से जो भी आप जिसमें भी लाए करते हो आपने टिक कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो बेटा बेसिकली जो पोस्टल क्वेश्चनर्स होते हैं ना, वो प्री कोडेड आंसर्स की शक्ल में हमें दिखते हैं। प्री कोडेड क्वेश्चनर कह लो आप इसको बेटा, हाँ, या प्री कोडेड आंसर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है। जिन्हें हम क्लोज एंडेड भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम क्लोज एंडेड लिख देते हैं। एक मेरी बेटा बेसिकली एक्सपीरियंस रह चुका है थीसिस रिसर्च के हाल से, तो वही चीज़ मैं बच्चों को अपनी लाइव एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। तो इस वजह से मैं बेटा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर रही होती हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग का एक तो इंटरेस्ट ना जो है वो ब्लर हो कॉन्सेप्ट से, और आप लोग ईजिली समझ सको। ठीक है। तो इसमें बेटा बेसिकली क्लोज एंडेड है, तो इसमें क्या होता है बेटा कि सेट ऑफ आंसर्स होते हैं, गिवन सेट ऑफ आंसर्स। इसमें आंसर्स मौजूद है मेरा बेटा, और आपने बस अपनी आसानी से कर लिया। आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली लिख लोगे। एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली का मकसद बेटा यहाँ पे जॉइंट फैमिली इज अबाउट कि आपके सिर्फ सास ससुर, आप मियाँ बीवी और आपके बच्चे हैं। एक्सटेंडेड में बेटा आपके जेठानी, देवरानी, नंद, सास ससुर सब आ जाते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियर में हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रंस। ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह से।
तो ये हमें तीनों सिचुएशन औरत हर सिचुएशन से गुजर रही होती है, बहुत सारी न्यूक्लियर में रह रही होती है, बहुत सारी बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज में रह रही होती है, कुछ ज्वाइंट में रह रही होती है। तो ये उसी हिसाब से हम लिखेंगे ताकि जब क्वेश्चन जो रिस्पॉन्डेंट हो जब वो आंसर करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वो आंसर इजीली दे सके। क्योंकि हमने बेसिकली बेटा प्री कोडेड क्वेश्चन यूज़ किया है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमने यूज़ किया है। तो हमें मेक श्योर ये करना होता है कि जो रिस्पॉन्डेंट है वो इजीली आंसर कर सके, उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करेंगे हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में जहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स होते हैं, वहाँ पे बेटा बेसिकली आपके पास चॉइस होती है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, पूछ सकते हो कि इस सवाल का मतलब बता दें, ये समझ में नहीं आया, फिर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो आंसर दे, ठीक है। तो बेटा बेसिकली इसमें क्या है, पोस्टल क्वेश्चनर जो होता है प्री कोडेड क्वेश्चनर कहते हैं, जिसमें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनर भी इन्हें कहते हैं, और ये गिवन सेट ऑफ आंसर्स होते हैं, यानी कि आपके पास आंसर्स मौजूद होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने मौजूद होता है और आप इस हिसाब से आंसर करते हो। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा गूगल फॉर्म्स। बट मेक श्योर बेटा ये करना होता है, ये डिफिकल्ट टू कह सकते हो बेटा, आपके थोड़ा सा टाइम टेकन लगता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब ये वाले जो होते हैं ना बेटा, ये अब गूगल फॉर्म्स ने बहुत आसानी भी कर दी है, लेकिन आप मेक श्योर ये करना होता है कि आपने तो क्वेश्चनर भेज दिया, अगला उसको फिल भी कर रहा है या नहीं उसने रख के बैठा हुआ है, अब आप क्या कर लोगे। ये तो होता है कि बेटा बेसिकली जब जो जो रिस्पॉन्डेंट्स अपना वो क्वेश्चनर फिल करते जाते हैं, आपके पास एक वैल्यू आती रहती है कि अभी 2 लोगों ने कर लिया, 3 लोगों ने कर लिया, 4 लोगों ने कर लिया, तो वो वैल्यू आती रहती है, वहाँ पे नंबरिंग आती रहती है। बट द थिंग इज के अब आपने 20 लोगों को भेज दिया, 20 में से 10 ने भर दिया, 10 ने फिल ही नहीं किया, वो भूल गए, उनको कोई काम आ गया, तो ये चीज़ बड़ा प्रॉब्लम करती है बेटा। ये होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा ये रहता है मसला। क्वालिटेटिव के अंदर बेटा क्या रहता है कि बेसिकली हमारे पास ना आप इंटरव्यूज ले रहे हो, तो आप वहीं बैठ कर भले ही आपको एक आपने आपके पास एक तो सैंपल साइज कम है, ठीक है, और ऊपर से आपको आपने अगर दिन में 2 से 3 लोगों से भी डाटा ले लिया तो वो भी वेल इनफ होता है, ठीक है। फिर आप ऐसा ऐसा करके लगे एक हफ्ते में आपके अच्छे खासे रिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पे सैंपल साइज बड़ा है बेटा, आपने भेज दिया क्वेश्चन है, अब वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, फिर ये भी है। आप स्कूल में जैसे कॉलेजेस में गई बेटा, टीचर्स मसरूफ से उन्होंने क्वेश्चन लेके रख लिए कि बेटा अभी तो मसरूफ़ है, हम आप कल आ जाइएगा, हम आपको दे देंगे। मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, मुझे अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है सून एज पॉसिबल, वाइवा की डेट आ गई, तो बेटा ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम करती हैं कि गूगल फॉर्म्स के थ्रू आसानी तो बहुत हो गई है, बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग जो है वो नहीं फिल कर पाते, वो मसरूफियत की वजह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते। ये मेक श्योर करो बेटा आपकी खुद जाओ और जाके उसी वक्त आप करवा लो, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। बेटा जैसे यूथ है, जी मेरी जान, ठीक है मेरा बेटा। तो बेसिकली ये थोड़ा मसला रहता है बेटा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चनर का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली बहुत दफ़ा हम लोग ऐसा टॉपिक होता है हमारा कि हम जो है वो गूगल फॉर्म्स के थ्रू भेज देते हैं, बट रिस्पॉन्डेंट जो है वो रिस्पॉन्स करना भूल जाते हैं या वो ज़रूरी नहीं समझते, तो इस वजह से आपका जो टाइम है डाटा कलेक्शन का वो बहुत डिले होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बेटा जो क्वालिटेटिव रिसर्च वाले हैं उनको उनका ये बेनिफिशियल यहाँ पे ये चीज़ रहती है कि आप जो एक तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, अभी हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा बेटा। तो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं बेसिकली बेसिकली आप उसमें जाके बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हो, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर आप जाके रिसर्च वो डाटा ले रहे होते हो, तो आप उसी वक्त फिलअप करवा लोगे, वो उसी वक्त लिख कर भेज देंगे तमाम चीज़ें। दोनों गूगल फॉर्म्स में भी होते हैं, बट द मोस्टली बेटा क्वान्टिटेटिव यूज़ किया जाता है गूगल फॉर्म्स में। तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं बेटा कि पहले ज़माने में तो वो मेल्स वगैरह की जाती थी, अब गूगल फॉर्म्स से बहुत आसानी भी कर दी। तो क्लोज प्री कोडेड यानी कि पोस्टल क्वेश्चनर की बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है गूगल फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा बेसिकली हम बात करते हैं, सेकंड हमने बात की थी रिसर्च एडमिनिस्ट्रेट। ये होता है बेटा बेसिकली रिसर्च एडमिनिस्ट्रेट, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेट, ये बेटा बेसिकली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें काम ये लोग करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज पे बात करते हैं। ये लोग जाके डाटा लेते हैं खुद से, ये लोग गूगल फॉर्म्स का यूज नहीं करते, ठीक है।
ये लोग जो है, ये लोग जाके जो उनका बेसिकली जहाँ जहाँ जो उनका रेलेवेंट प्लेस है, उनके टॉपिक से रेलेवेंट जो प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके कर रहे हैं। जैसे बेटा बहुत सारे लोग डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्चर्स कर रहे होते हैं रिसर्च, तो वो ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ड्रग एब्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, तो ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और पनाहगाह वगैरह पे जाके रिसर्च की जाती है। बट मेक श्योर बेटा ये करना होता है कि आप जा रहे हो, आप पहले जो है वो परमिशन लो कि आपको डाटा वो लोग लेने देंगे भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अलाउ नहीं करते कि कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी और को इस तरह से वो पास आउट करे, भले ही से उनका सिर्फ थीसिस की हद तक है वो चीज़, लेकिन वो अलाउ नहीं होता उनको। तो हमारी टीचर ने तो हमें ये डोमेस्टिक वायलेंस और ड्रग एब्यूज़ इस तरह के टॉपिक्स लेने से मना कर दिया था। हमने डिस्कस किया, उन्होंने कहा बेटा डाटा नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, ऐसा टॉपिक चूज करो जिस जो इजी टू एनालाइज रहे आप लोगों के लिए, आप लोग उस चीज़ पे काम कर सको, डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो आपको। तो फिर बेसिकली मैंने बेटा ये टॉपिक चूज़ किया था और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस, बड़ा टफ था, लेकिन एक ज़ाहिर है मास्टर्स की डिग्री आपको ऐसे तो नहीं मिल जाएगी, तो टफ था, लेकिन ये कि एक वर्थ इट था बेसिकली एक्चुअल में। अच्छा, तो बेटा बेसिकली ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एडमिनिस्ट्रेट क्या होते हैं, ये जाके बेसिकली खुद जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के तौर पे, यानी कि क्लोज एंडेड आंसर्स आप कह सकते हो, क्लोज एंडेड आंसर्स यानी कि जो हमारे प्री कोडेड आंसर्स की जिनके भी पीछे हम बात करके आए, उनको जाके खुद ये कलेक्ट करेंगे। ये लोग गूगल फॉर्म्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्लोज एंडेड आंसर्स कह लो आप या क्वेश्चन कह लो, ये बेसिकली खुद जाके रिसर्चर्स जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में काम करते हैं। मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज बेटा भी इस पर आप मत इतना नहीं सोचो, आगे मैं जब हम टॉपिक पे बात करेंगे तो आपको मजीद अच्छे से वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है मेरे बेटा। अब इसके बाद क्या है बेटा, ओपन, इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वो आ जाता है, एक और टाइप थी बेटा वो मैं मेंशन करना भूल गई थी, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो कि पीछे हम डिस्कस करके भी आए हैं ना, वही चीज़ है। ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर बेटा बेसिकली क्या चीज़ है, सबसे पहले हाई वैलिडिटी होती है बेटा, आपके पास आपको लोगों का ओपिनियन बहुत ज़्यादा और बड़ी मिकदार में, बड़ी क्वांटिटी के, क्वालिटी वाइज आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो एक ओपिनियन लोगों का नज़र आता है, तो आपकी रिसर्च में ना बेटा वैलिडिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ये सब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च होती है, क्योंकि हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव बेस्ड होती है, यानी कि लोग जो है अपनी ओपिनियंस अपनी जो है वो फीलिंग्स और अपने इमोशन जाहिर करते हैं अपनी, आप एज अ रिस्पोंडेंट आपकी रिसर्च के अंदर, ठीक है, फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये चीज़ रहती है बेटा। तो बेसिकली बेटा ये वाली जो टाइप है आपको पता ही है कि ये है क्वालिटेटिव, इस पर आप लिख लो ताकि ये साथ साथ। और बेटा बेसिकली काइंडली आप लोग अपना जो है वो साथ साथ नोट्स बनाते जाएं बेटा, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो पूछ लीजिएगा, बट मेक श्योर करें बेटा कि नोट्स ये पॉइंटर्स मिस ना हो, ताकि आपको जब रिवीजन करने बैठें तो आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ रहती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू एनालाइज, ओपन एंडेड जो होते हैं बेटा वो थोड़े से डिफिकल्ट टू एनालाइज रहते हैं, ठीक है। प्री कोडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन की जो रिसर्च होगी वो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में जाएगी, राइट। और जो हमारे ओपन एंडेड रिसर्च वाली जो रिसर्च होगी, यानी कि ये वाली, ये बेसिकली इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी से आप लोगों को समझ में आ जाएगी। एंड मैंने जैसे बेटा बात की कि ओपन एंडेड क्वेश्चनर्स आर डिफिकल्ट टू एनालाइज करना डिफिकल्ट है बेटा। जब आप इसको डाटा एनालाइज वाले चैप्टर नंबर 4 पे जब आप जाते हो ना, जब आप डाटा एनालाइज करते हो, आपने डाटा वगैरह सब ले लिया रिस्पॉन्डेंट से, जब आप उसको एनालाइज करने बैठते हो तो एक इंसान कुछ कह रहा है, एक इंसान कुछ कह रहा है, तो ये वाली जो चीज़ रहती है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिफिकल्ट टू एनालाइज, डिफिकल्ट टू एनालाइज, ठीक है। कि बेसिकली आपने रिसर्च ले ली, सबसे डाटा ले लिया, आपके 50 रिस्पॉन्डेंट थे, 40 रिस्पॉन्डेंट थे, ठीक है, आपने ले लिया, टाइम लिया, आपने डाटा ले लिया, उसमें भी थोड़े बहुत हडल्स आए, आपने ले लिया, फिर भी खैर हो गई। लेकिन जब आप उसको एनालाइज करने बैठे हो तो कोई शख्स कुछ कह रहा है, कोई शख्स कुछ कह रहा है, तो बेसिकली वो एक हाई वैलिडिटी तो होती है, लेकिन वो बेसिकली ओपिनियन इतने ज़्यादा वहाँ पे मैटर करते हैं, ओपिनियंस एक अनबायस्ड रिसर्च वो बन जाती है। तो वहाँ पे बेसिकली आपको जब बेटा रिजल्ट्स और आप कंक्लूजन देते हो तो वहाँ पे आपको बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और वहाँ पे फिर आपको चीज़ों को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करना पड़ता है अपने हिसाब से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो हमारी इंटरप्रेटिविस्ट यानी कि इंटरप्रेटिविज्म जो रिसर्च है वो एक अनबायस्ड रिसर्च होती है, सब्जेक्टिव रिसर्च इज अनबायस्ड रिसर्च, ठीक है, अनबायस्ड ओपिनियंस आ जाते हैं उसके अंदर,
ठीक है। अच्छा, अब बेटा बेसिकली बस एंड में इसके स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस पे बात करना चाहूँगी बेटा। स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वेश्चन आए, स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वेश्चन आए, स्ट्रेंथ्स भी है बेटा, लिमिटेशंस पे। पहले स्ट्रेंथ्स पे बात कर लेते हैं कि एडवांटेजेस बेसिकली क्या रहते हैं इसके। एडवांटेजेस क्या है बेटा स्ट्रेंथ्स ऑफ क्वेश्चनर के? इजी टू एनालाइज बट फॉर क्वांटिटेटिव क्वेश्चनर, इजी टू एनालाइज बट फॉर क्वांटिटेटिव। अभी मैं इसका समझाती हूँ कि मैम जैसे अभी आपने कहा कि अगर आप गूगल फॉर्म पे भेज दिया है और लोग नहीं रिस्पॉन्स करे तो वो वाला प्रोसेस मुश्किल है, डाटा कलेक्शन मुश्किल है इसमें। बट जब आप इसको आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने बैठते हो तो फिर आपके लिए चीज़ें इजी टू एनालाइज होती हैं, क्योंकि नंबरिंग पे आ रहा आंसर, नंबरिंग कैलकुलेशंस के थ्रू इजी टू एनालाइज होते हैं। यहाँ पे बेटा क्वांटिटी है तो बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड आपकी जो जब आप वो करते हो ना हाइपोथेसिस टेस्ट, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस यूज़ करते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करते हो आप, ठीक है। तो वहाँ पे बेटा बेसिकली आपको टीचर आपका गाइड कर देता है, आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर है वो आपको गाइड कर देता है बेटा कि आपकी ये रिसर्च है तो आपका काय स्क्वायर लगेगा, आपकी इस तरह का आपने स्केलिंग यूज़ किया तो आपका कोएफिशिएंट कोरिलेशन लगेगा। तो डिफरेंट जो है वो बेटा कैलकुलेशन मेथड्स करवाए जाते हैं और वो आपकी रिसर्च के हिसाब से आपको फिर उस तरह से जो है वो कैलकुलेशन मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर भी एक उस हिसाब से आपका थीसिस सुपरवाइजर आपको बताता है कि आपने किस तरह से जो है इसको अपना कौन सी कैलकुलेशन मेथड्स आपने यूज़ करने हैं। जैसे मेरा बेटा स्केलिंग मैंने यूज़ की थी अपने क्वेश्चन एड्स के अंदर, तो मैंने कोएफिशिएंट कोरिलेशन यूज़ किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से, ठीक है। मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उन्होंने जो है सिंपल क्वेश्चन रखे थे तो उन्होंने काय स्क्वायर मेथड यूज़ किया था। तो ये भी बड़ा वेरी करता है कि भले से आप क्वान्टिटेटिव रिसर्च ही की थी मेरी फ्रेंड ने भी और मैंने भी, लेकिन क्वेश्चन एड डिफरेंट रहा। इस वजह से जो है बेटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के अंदर भी हमारे आंसर्स वो जो हमारे कैलकुलेशन मेथड्स थे वो चेंज हो गए, ठीक है। तो ये आपका थीसिस सुपरवाइजर आपको बता देता है बेटा कि ये वाला आप इस तरह से यूज़ करो। और बहुत सारे टीचर्स भी करते हैं, हमारे टीचर ने हमें स्पेशली स्केलिंग ही करवाई थी क्योंकि वो करवाती स्केलिंग है, ठीक है। दूसरी वाली टीचर जो दूसरा थीसिस सुपरवाइजर है वो सिंपल क्वेश्चन रखवा रहे हैं, भले से क्वान्टिटेटिव रिसर्च है, तो ये मैटर करता है बेटा, ठीक है। तो ये टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बाद बेटा ये हमारे पास क्या आ गया स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चनर के अंदर, इजी टू एनालाइज बट फॉर ओनली फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि इसमें बेटा आप सिंपल जब डाटा एनालाइज करते हो आपने सारा जो है वो टैली शीट्स बनाई, आपने हाइपोथेसिस टेस्ट करते हुए आपने अपनी कैलकुलेशन मेथड्स के अंदर वो वैल्यूज पुट की और आपके पास आंसर आ गया। तो इजी टू एनालाइज है बट फॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं बेटा मैक्रो लेवल पे होता है बेटा बेसिकली, ठीक है। मैक्रो लेवल रिसर्च करते हो ना, अब इसमें बेसिकली हम क्वांटिटेटिव की अगर बात करें तो मैक्रो लेवल रिसर्च आप करते हो, उसके अंदर बड़े पैमाने पे जाके आप बड़ा सैम्पल साइज आप लेते हो, सोशल सर्वे आप कर रहे हो तो आपने बड़ी पॉपुलेशन ली है ना, इस वजह से ये मैक्रो लेवल रिसर्च पे काम करता है। हाई रिलायबिलिटी रहती है बेटा, हाई रिलायबिलिटी, बैटरी ना डाउन हो जाए, हाई रिलायबिलिटी रहती है बेटा। सेकंड है इसके अलावा है क्वांटिटेटिव की, अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव की अगर हम देखें हाई ऑब्जेक्टिविटी होती है बेटा, क्योंकि हम डायरेक्ट पॉजिटिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिविज्म मेथड को फॉलो थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी हाई रहती है बेटे। हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस रहती है। तो ये बेटा बेसिकली हमारे क्वेश्चन आयर यूज करने के एडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है बेटा। ये आप लिख लो ताकि प्रॉब्लम ना हो बेटा। मैक्रो लेवल होती है रिसर्च क्योंकि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ कर रहे हो, हाई रिलायबिलिटी रहती है। तमाम चीज़ें बेटा अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड यूज़ करो तो उसमें क्वेश्चन आपको फ़ायदा देता है, ठीक है। लाइक आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन आपको फ़ायदा ही देता है, हर चीज़ की हाई रिलायबिलिटी रहेगी, हाई ऑब्जेक्टिविटी, तमाम चीज़ें, क्योंकि बेसिकली स्ट्रेंथ्स जो है क्वेश्चन की जो है वो ज़्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चनर के हवाले से देखी जाती है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि ये जहन में रहेगा बेटा। ओपन एंडेड क्वेश्चनर के हवाले से आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद बेटा बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस की बात करते हैं जल्दी से, इससे पहले कि मेरी बैटरी लैपटॉप की बैटरी एंड हो जाए। लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चन है, सबसे पहले बेटा लो रिस्पॉन्स रेट,
बहुत सारे लोग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं देते। ठीक है, जैसे हमने ओपन एंडेड की भी बात की थी, पोस्टल क्वेश्चनर की बात की थी। ठीक है, सब्जेक्टिव कहता है बेटा ये, तो इसमें आपको ज़ाहिर है सबके अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड, क्वालिटेटिव। एक सेकंड बेटा मैं लगा लूँ, एक्सक्यूज मी अ मिनट। एक सेकंड। ठीक है, लो रिस्पॉन्स रेट होता है बेटे, जैसे हमने क्वालिटेटिव की बात की थी कि क्वालिटेटिव जब क्वांटिटेटिव रिसर्च आप कर रहे हो तो उसके अंदर पोस्टल क्वेश्चनर आपने गूगल फॉर्म के थ्रू भेज दिया, अब लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या चाहे क्वालिटेटिव में भी आपने गूगल फॉर्म भेज दिया, लोग रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। तो क्वेश्चनर का बेटा एक लिमिटेशन, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि इसमें रिस्पॉन्स रेट काफ़ी लो रहता है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है बेटा कि आप गए हो, आप खुद गए हो डाटा लेने, यानी कि रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेट की अगर हम बात करें, आप खुद गए हो रिसर्च डाटा लेने, लोग डाटा देने से इनकार कर देंगे, कहेंगे नहीं हम इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है। तो लो रिस्पॉन्स रेट बहुत रहता है बेटा दोनों रिसर्चेस के हवाले से, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या क्वान्टिटेटिव हो। ठीक है, फिर डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। बेटा ये मैं डिक्टेट करवा दूँ क्या? एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड, हाथ हो रहा है। डिफ़िकल्ट टू एनालाइज। ठीक है, क्वेश्चनर्स वगैरह को एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट अच्छा, डिफिकल्ट टू एनालाइज। वैलिडिटी हाई होती है बेटा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, वैलिडिटी हाई रहती है बट लो, सॉरी, बट डिफिकल्ट टू एनालाइज हाई, एक सेकेंड, हाई लिख दिया मैंने हाई वैलिडिटी बट लो ऑब्जेक्टिविटी, लो रिप्रेजेंटेटिवनेस, लो रिलायबिलिटी। ठीक है, लो ऑब्जेक्टिविटी, लो रिप्रेजेंटेटिवनेस, अभी मैं इसका बताती हूँ बेटा इसका क्या मतलब है, रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड लो रिलायबिलिटी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है बेटा कि आप क्या करते हो, मतलब बच्चे क्या करते हैं कि वो किसी मतलब टॉपिक उनका मतलब का नहीं होता, वो किसी से भी फिलअप करवा लेते हैं इस चक्कर में कि जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी लो हो गई, मतलब जो आपका टॉपिक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद से आप अपना जिस मकसद से आप रिसर्च कर रहे हो, जो आपका एक पर्पस है रिसर्च करने का, वो ऑब्जेक्टिविटी, वो पर्पस आपने, उसकी ऑब्जेक्टिविटी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आंसर भी सही नहीं आएंगे। रिप्रेजेंटेटिवनेस लो हो जाएगी ऑटोमेटिकली, लो रिलायबिलिटी हो जाएगी। मतलब बेसिकली आपने रिसर्च जो है वो हर जगह से, मतलब अपना आपका टॉपिक ऐसा था कि जैसे मेरा टॉपिक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे बेसिकली वुमेन से ही डाटा लेना है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं हर जगह, मैं बच्चों से भी ले रही हूँ, बड़ों से भी ले रही हूँ, मेल से, हर जगह से ले रही हूँ। वो उस रिसर्च पे रिलाई नहीं करते ना, मतलब बेसिकली वो रिसर्च जो टॉपिक है वो उनके लिए है ही नहीं। अब मैं हर जगह से रिसर्च में टाइम बचाने के चक्कर में मैं हर जगह से जो है वो करवा रही हूँ। मेरा काम है कि सिर्फ मैं वर्किंग वुमेन्स को उठाऊँ, वो भी सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन की। अगर मैं इधर उधर से मैं स्टूडेंट्स को, मैं टीचर्स, मैं जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया या डॉक्टर्स वगैरह, किसी को मतलब अपने टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी के चक्कर में मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने हर जगह से डाटा लेना शुरू कर दिया। तो मेरी जो टॉपिक की जो ऑब्जेक्टिविटी होगी ना, मेरी रिसर्च प्रॉब्लम की जो ऑब्जेक्टिविटी होगी वो लो हो जाएगी बेटा। जब ऑब्जेक्टिविटी लो होगी तो रिप्रेजेंटेटिवनेस भी लो होगी। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है बेटा कि आपने सोचा हुआ होता है कि भाई मेरे हाइपोथेसिस जो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए था वो रिजेक्ट हो रहा है, जो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था वो एक्सेप्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आंसरिंग गलत है ना। स्केलिंग में आपने ज़ाहिर हर किसी को जब टॉपिक आपने हाथ में पकड़ा दिया तो वो ज़ाहिर है वो क्या चीज़ होगी कि भाई आंसर सही नहीं आएंगे। तो लो रिलायब जब रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं तो रिलायबिलिटी भी नहीं है, मतलब रिसर्च जो है वो रिलायबल ही नहीं लग रही। जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने चाहिए थे वो रिजेक्ट हो रहे हैं, जो रिजेक्ट होने चाहिए थे वो एक्सेप्ट हो रहे हैं, या तो सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं या तो सारे रिजेक्ट हो रहे हैं। ये रिसर्च फेल हो जाती है इस तरह से बेटा।
ना सारे हाइपोथेसिस कभी भी एक्सेप्ट हो सकते हैं, ना सारे हाइपोथेसिस कभी भी रिजेक्ट हो सकते हैं। कुछ हाइपोथेसिस आपके एक्सेप्ट होंगे, कुछ रिजेक्ट होंगे। मेरे केस में बेटा मेरे मेरे 4 एक्सेप्ट हुए थे, 3 रिजेक्ट हुए थे, और यही एक रिसर्च की रिलायबिलिटी को जो है वो बताती है, नज़र आती है इसकी रिलायबिलिटी। ठीक है, तो बेटा बेसिकली बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चनर्स, उनको प्रोसेस बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो वो जो है हर किसी को टॉपिक दे देते हैं अपना, जबकि वो टॉपिक सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है। ठीक है, मल्टीपल लोगों के लिए होता है। आपका सैंपल साइज, आपकी टारगेट पॉपुलेशन बहुत वेरी करती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि हर, आप बड़ों से भी ले सकते हो, बच्चों से भी ले सकते हो, हर तरह की मतलब यूथ से भी ले सकते हो, एडल्ट से भी ले सकते हो। बट कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बेटा जो कि आपके टारगेट पॉपुलेशन के हवाले से टारगेट करते हैं उस चीज़ को, कि मतलब आपने सिर्फ इन्हीं लोगों से डेटा लेना है। जैसे मैंने सिर्फ वर्किंग वुमेन से ही लेना था जो कि सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन की हो। ठीक है, तो मैंने बेसिकली वहीं से, मेरा मोस्टली डाटा वहीं का था। ठीक है, तो मेरी बेसिकली मुझे जब एनालाइज करने बैठी तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें मेरी लाइक मेरी ऑब्जेक्टिविटी भी हाई थी, रिप्रेजेंटेटिवनेस और रिलायबिलिटी भी हाई थी। बट जो लोग बेटा बेसिकली हर जगह से डाटा लेते हैं, उनकी फिर एंड में ना डाटा एनालिसिस के हवाले से उनको बहुत फिर प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आज का क्वेश्चन आंसर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने अपने एंड से बेटा पूरी कोशिश की कि मैं आप लोग को अच्छे से ही गाइड करूँ तमाम चीज़ें, और इंशाल्लाह बेटा मिलते हैं फिर नए सेशन में। फिर अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इंटरव्यूज़ के हवाले से, फिर अनस्ट्रक्चर्ड है, फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड है, तो इन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। ये भी बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखो, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए लाफिज़। अगर बेटा कुछ अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके काइंड रिस्पॉन्सेज का और आपके कंसर्न्स का हमेशा वेट करती हूँ, और मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल भी रहती हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।